जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने क्वेश्चन संख्या 80 से लेकर 110 तक आपको क्वेश्चन बता रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 111 से, जहां पे पूछा जा रहा है किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग के बीच विद्युत पृथक्करण किसके कारण संभव होता है। तो ये तो चुंबकीय फ्लक्स के ही कारण होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है वो आपस में विद्युत रूप से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होती है। तो ऊर्जा का हस्तांतरण जो होता है केवल बदलते हुए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसी के द्वारा होता है। इसी कारण हम चुंबकीय फ्लक्स ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया विद्युत संपर्क। हालांकि विद्युत संपर्क इसमें होता है, यदि आप विद्युत संपर्क करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जिसको हम विद्युत पृथक्करण बोलते हैं, ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे विद्युत संपर्क नहीं किया जाता। और सी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक कपलिंग। यांत्रिक कपलिंग जो होता है ये ट्रांसफार्मर के जो ऊर्जा उस स्थानांतरण होता है इसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं होता है। और डी ऑप्शन प्रतिरोध दिया गया है। तो प्रतिरोध केवल धारा का विरोध करता है, विद्युत पृथक्करण प्रतिरोध के कारण नहीं होता है ये, बल्कि चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर का नाम आपने सुना होगा। कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है ईएमएफ, क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, ये यहाँ पे बदलने का काम करता है। मतलब कि आर्मेचर में जो उत्पन्न ईएमएफ का जो स्वभाव है उससे एसी होता है। तो कम्यूटेटर जो होता है इस एसी को यांत्रिक रेक्टिफिकेशन के द्वारा डीसी में बदलने का काम करता है, आउटपुट में बदलने का काम करता है डीसी में। तो ये आपका सही हो जाता है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्लियर है साथियों, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना। तो वोल्टेज का मान जो होता है कि कम्यूटेटर द्वारा निर्धारित नहीं होता है कि ये जो है वोल्टेज बढ़ा देगा, यह जो केवल होता है धारा की दिशा में ही केवल परिवर्तित कर सकता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गति नियंत्रित करना, ये भी गलत है, क्योंकि जनरेटर की जो गति होती है वो प्राइम मूवर से नियंत्रित की जाती है। और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाना। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पन्न होता है, कम्यूटेटर से इसका भी कोई संबंध नहीं होता है। तो ये भी गलत है। केवल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर को यदि 25 हर्ट्ज सप्लाई पर उसी वोल्टेज के साथ चलाया जाए तो सबसे अधिक संभावना किस समस्या की होती है। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये कोर में यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन कोर का संतृप्त होना, मतलब कहने का ये है कि आवृत्ति जो होती है वो तो पहले तो कम होती है, और जब आवृत्ति कम होती है तो समान वोल्टेज के लिए कोर का फ्लक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। और कोर का फ्लक्स बढ़ जाता है मतलब कि अधिक फ्लक्स हो जाता है, और अधिक फ्लक्स के कारण जो कोर होता है वो संतृप्त होकर एक तरह से मैग्नेटाइजिंग करंट और जो गर्मी होता है वो उत्पन्न होता है। तो इससे ये समस्या देखने को मिलती है, काफी ज्यादा हीटिंग होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कॉपर लॉस समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, धारा पे निर्भर करता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया दक्षता 100% हो जाना। तो ये तो पूरा का पूरा गलत होगा, क्योंकि सभी को मालूम है कोई भी वास्तविक जो ट्रांसफार्मर है उसमें 100% दक्षता प्राप्त ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी वोल्टेज दोगुना होगा। तो ये दोगुना नहीं होगा,
केवल आवृत्ति बदलने से सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा ये स्वतः हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोगुना नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर में बैक ईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो बैक ईएमएफ है तो आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो बैक ईएमएफ करता है, क्योंकि सबको मालूम है बैक ईएमएफ जो है सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है और आर्मेचर धारा को नियंत्रित रखता है। तो इससे मोटर जो होता है एक तरह से सही तरीके से काम करता है, सुरक्षित कार्य करता है। इसी कारण यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा लंबाई समान रहे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। सूत्र आपका ये होगा R बराबर रो L अपान A। अब इसमें किसको दोगुना करने की बात किया जा रहा है, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को, मतलब कि A को यहाँ पे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, दोगुना करने के लिए कहा जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि लंबाई समान रहे, मतलब कि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, और उसका प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे R के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साथियों आधा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो इसका सूत्र है R बराबर हो L अपान A, उसके अनुसार यदि आप देखें तो क्षेत्रफल दोगुना यदि होता है तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। और यही कारण है कि मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम भी होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि दोगुना हो जाता है तब क्या होगा, तो देखिए जब ये दोगुना हो जाएगा तो प्रतिरोध जो होगा ये आपको उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लंबाई जो हो जाएगी वो भी दोगुनी हो जाएगी जब प्रतिरोध दोगुना होगा। तो ये आपका अलग चीज है, ये केवल आप ध्यान रखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर का मान 1 होने का अर्थ क्या है। कोई भी विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर का मान यदि 1 है तो उससे आप क्या समझेंगे, उससे ये देखा जाएगा कि जो वास्तविक शक्ति है बराबर यहाँ पे प्रकट शक्ति है, मतलब कि रियल पावर बराबर अपरेंट पावर है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर फैक्टर 1 का अर्थ यही होता है कि वोल्टेज और धारा एक ही फेज में है और पूरी जो प्रकट जो शक्ति है वो वास्तविक कार्य में एक तरह से प्रयुक्त हो रही है। तो ये हम कहेंगे पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर क्यों नहीं घूम सकता। बिल्कुल ये क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि जब घूमेगा तो टार्क जो होगा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर प्राप्त कर लेता है तो स्लिप जो होता है उस समय उसका मान 0 हो जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि रोटर जो है उसमें ईएमएफ और धारा जो है वो प्रेरित नहीं हो रहा है, तो उसी समय टार्क जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो उसी चीज को ये लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि टार्क समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये नहीं घूमता। पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा एसी तथा डीसी दोनों धारा का मापन किया जा सकता है। तो ये साथियों केवल मूविंग आयरन यंत्र के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मूविंग आयरन जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। तो इसका संचालन चुंबकीय जो आकर्षण और विकर्षण जो होता है ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस इकाई में व्यक्त की जाती है। कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी यदि रेटिंग की बात करें कि वो किस में व्यक्त की जाती है तो वो साथियों केवीए में व्यक्त की जाती है। केवीए में ध्यान रखिएगा, किलो वोल्ट एम्पियर में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और केडब्ल्यू में क्या व्यक्त किया जाता है, तो वास्तविक शक्ति की इकाई व्यक्त की जाती है। और हार्स पावर में तो मोटरों की जो यांत्रिक शक्ति होती है वो हार्स पावर में व्यक्त की जाती है। और डी ऑप्शन दिया गया किलोवाट घंटा, मतलब KWH, तो ये ऊर्जा की इकाई है, क्षमता से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत दुर्घटना के बाद कृत्रिम श्वसन का प्रारंभ करना चाहिए। मतलब कब यहाँ पे प्रारंभ करना चाहिए? तो उस स्थिति में मतलब विद्युत स्रोत से सुरक्षित अलग करने के तुरंत बाद ये जो है प्रारंभ करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले तो विद्युत आपूर्ति को बंद करना चाहिए और उसके बाद व्यक्ति को सुरक्षित अलग करना चाहिए और तब यहाँ पे श्वास या धड़कन है इसकी यहाँ पे जानकारी के अनुसार आगे का यहाँ पे जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसके द्वारा तुरंत ये काम करना चाहिए। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत दुर्घटना के बाद कृत्रिम श्वसन का श्वसन कब प्रारंभ होना चाहिए? तो यही स्थिति में होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, एक ही में यहाँ पे दोनों क्वेश्चन शो कर रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ अब इस तरह, आप देखिए। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किसी डीसी शंट मोटर को फील्ड सर्किट अचानक ओपन हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? कोई भी यहाँ पे डीसी यहाँ पे शंट मोटर है और उसका फील्ड सर्किट अचानक खुल जाता है तो सबसे यहाँ पे संभावित परिणाम क्या देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये होगी कि मोटर की जो गति होगी वो बहुत ही अधिक हो जाएगी। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है फील्ड फ्लक्स जो होता है लगभग यहाँ पे समाप्त हो जाता है और जब फील्ड फ्लक्स समाप्त हो जाएगा तो बैक ईएमएफ जो होगा वो बने रहेगा, तो मोटर जो होगा और भी यहाँ पे स्पीड पकड़ लेगा। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोटर की गति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 122 को, जिसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाता है? साथियों वोल्टेज रेगुलेशन बताते हैं कि लोड बदलने पर जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। तो कम रेगुलेशन वाला ट्रांसफार्मर जो होता है एक तरह से बेहतर गुणवत्ता का माना जाता है। हालांकि इसका उपयोग केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि नो लोड और फुल लोड सेकेंडरी का वोल्टेज जो अंतर है उसको दिखाया जा सके। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 123। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर में स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिप रिंग का प्रयोग जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। हालांकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो अस्थाई वायरों से यहाँ पे बना होता है, तो इसमें स्लिप रिंग का उपयोग ही नहीं होता है। और बी ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर और यहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रश जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और किस लिए लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे टार्क के लिए लगाए जाते हैं, ताकि प्रारंभिक टार्क यहाँ पे प्राप्त हो। पहला बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा। और इन्वर्सल मोटर की बात करें साथियों, तो इन्वर्सल मोटर में कम्यूटेटर होता है लेकिन स्लिप नहीं होता है। और सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर का सिद्धांत जो होता है अलग होता है, इसमें यहाँ पे नहीं होता है। केवल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा सही होता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पावर फैक्टर कम होने का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? तो पावर फैक्टर यदि समाप्त होने की हम बात करें तो इसके पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है लाइन धारा बढ़ जाती है। जी हाँ, मतलब कि कम पावर फैक्टर पे समान शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक धारा की आवश्यकता होती है, सबको मालूम है। लेकिन इससे क्या होता है कि पावर लॉस होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बिजली की लागत जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे इसी कारण ए ऑप्शन को सही मारेंगे। चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है फ्लोमिंग का दाहिना हाथ नियम मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो यहाँ पे फ्लोमिंग का राइट हैंड रूल होता है उसके अनुसार देखा जाए तो फ्लोमिंग का दाहिना हाथ का जो नियम है वो जनरेटर में प्रेरित जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और जो धारा होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक तरह से महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही होता है वो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 127, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को सीधे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
तो ये तो काम होता है इलेक्ट्रिक हीटर का। किसका काम होता है? इलेक्ट्रिक हीटर का, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव को या ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को ये सीधे ऊष्मा में बदलने का काम करता है। जब आप करंट इसमें देते हैं यहाँ पे प्रेस में, तो ये क्या होता है, प्रेस यहाँ पे नीचे हीट होता है, मतलब ऊष्मा होता है, तो वही ये क्या कर रहा है, ये विद्युत को ऊष्मा में बदल रहा है। और ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज स्तर को बदलता है। और जनरेटर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डी ऑप्शन मोटर दिया गया है, तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, केवल प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 96% है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? 96% यदि इफिशियंसी है तो इसका मतलब यह है कि जो दक्षता है वो यदि 96% है, तो इनपुट जो अप्रियंस होगा वो क्या होगा, वो भी आपका 96%, मतलब कि इनपुट ऊर्जा का 96% उपयोगी होगा। तो आउटपुट के रूप में ये इतना आपको 96% देखने को मिल रहा है। लगभग 4% जो है यहाँ पे हानियाँ हो रही है, नष्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे 96% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में न्यूट्रल तार का मुख्य कार्य क्या है? तो जो न्यूट्रल तार होता है, ये सिंगल फेज परिपथ में न्यूट्रल तार जो होता है, ये धारा के एक तरह से सुरक्षित वापसी मार्ग का काम ये करता है, क्योंकि परिपथ को पूरा भी तो करना है, तो एक यहाँ पे वापसी मार्ग तो चाहिए। तो ये आपका सही हो जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा का वापसी मार्ग प्रदान करना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर बार टूट जाने पर सबसे अधिक कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रभाव की बात करें तो ये मोटर का टार्क कम हो जाएगा और कंपन बढ़ जाएगा, ऐसी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि रोटर बार टूटने पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो असंतुलित हो जाता है, तो इससे टार्क जो होता है वो कम होता है, और कंपन और एक तरह से देखा जाए एक तरह से शोर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।